सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। वापस आया अमेरिका का सुनहरा दौर। And we are just getting started. डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वापसी के बाद यूएस कांग्रेस में दिए अपने पहले संबोधन में कहा, ये तो बस शुरुआत है, अब अमेरिका को रोकना मुमकिन नहीं। क्या है दुनिया के देशों का रिएक्शन? स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। दिखाएंगे भारत और पाकिस्तान पर ट्रंप ने क्या कहा, लेकिन पहले हेडलाइंस। गजा को फिर से रहने लायक बनाने के लिए इस्लामिक देश सऊदी अरब में मिलकर करेंगे मिस्र के प्लान पर चर्चा। दुनिया के कई देशों से भी अपील करें इस प्लान में मदद। अमेरिका और इजराइल को नामंजूर है ये योजना। और अमेरिका के कड़े टैरिफ्स और उससे छिड़ी ट्रेड वॉर के बीच चीन ने कहा, मौजूदा हालात में मुश्किल होगा इस साल के आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करना। बताएंगे किन मोर्चों पर जूझ रहा है चीन। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लोग कर रहे हैं पड़ोसी देश बुरुंडी का रुख। नदी पार करने की कोशिश में बीते 2 हफ्तों में हुई है 20 लोगों की मौत। दिखाएंगे क्यों बच्चों की जान खतरे में डाल रहे हैं लोग। America is back. अमेरिका इज बैक, यानी एक बार फिर अमेरिका का वक्त आ गया है। ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने जब बीती रात अमेरिकी कांग्रेस को वो संबोधित कर रहे थे, तो उनके संबोधन का लब्बो लुआब कुछ यही था। वो अपने वोटरों, अमेरिकी लोगों और अपने दूसरे रिपब्लिकन सहयोगियों को ये संदेश देना चाहते थे कि उनके प्रशासन ने बीते तकरीबन 1.5 महीने में जो फैसले लिए, फिर चाहे वो मेक्सिको और कनाडा जैसे देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा हो या फिर यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद रोकने का फैसला हो, इन सारे फैसलों ने अमेरिका के उस गौरव को वापस लाने की कोशिश है इनके जरिए जो कहीं खो गया था। और ट्रंप ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1 घंटे 40 मिनट लंबा भाषण दिया। उन्होंने सरकारी विभागों के खर्च में कटौती के प्रयास के लिए एलन मस्क की तारीफ की, दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ्स का बचाव किया और कहा कि अगले महीने से वो बाकी के देशों पर भी ऐसे कर लगाने जा रहे हैं। ट्रंप ने आपराधिक गिरोहों और अप्रवासियों पर कार्रवाई की भी घोषणा की। उन्होंने इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन कहा। और ट्रंप ने भारत पर भी निशाना साधा। 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया, यानी जितना आयात शुल्क भारत ने लगाया होगा, अमेरिका भी उतना ही टैक्स लगाएगा। उन्होंने कहा, दशकों से दुनिया का तकरीबन हर देश हमारा फायदा उठा रहा है, पर अब हम ये नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये ठीक नहीं है, भारत ऑटो उत्पादों पर अमेरिका से 100% से भी अधिक टैरिफ वसूलता है। वहीं ट्रंप ने आतंक विरोधी एक अभियान में मदद के लिए पाकिस्तान की तारीफ भी की। इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान बड़ी भूमिका निभाता रहा है और इसमें अब तक उसके 80,000 नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की एक चिट्ठी भी पढ़ी, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जल्द से जल्द दोबारा बातचीत करने की बात लिखी है। रूस यूक्रेन जंग पर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए बीबीसी संवाददाता नोमिया इकबाल की रिपोर्ट। Mr. Speaker, the President of the United States. डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये अपनी बड़ाई करने का मौका था। America is back. We have accomplished more in 43 days. हमने 43 दिनों में इतना कुछ किया है जितना ज्यादातर सरकारों ने 4 या 8 सालों में भी नहीं किया, और ये तो शुरुआत भर है। Started. उन्होंने आप्रवासन और सरकारी खर्चे में कटौती से जुड़े सारे कदमों की तारीफ की। And I deployed the US military. मैंने देश को बाहरी हमले से बचाने के लिए सेना और बॉर्डर पेट्रोल को तैनात किया है। We are draining the swamp. हम दलदल को हटा रहे हैं। वो दिन गए जब नौकरशाह इस देश को चलाते थे। Are over. This is what Ivy League universities you can get into with. उन्होंने अपने सहयोगी अरबपति इलॉन मस्क की भी जमकर तारीफ की। Thank you, Elon. शुक्रिया इलॉन, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much. वो इलॉन मस्क जिन्हें ट्रंप ने सरकारी खर्च घटाने और अंतरिक्ष में अमेरिका का दबदबा बढ़ाने का जिम्मा सौंपा है। कई दिनों तक यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की आलोचना कर रहे ट्रंप ने कुछ नरमी भी दिखाई। It's time to stop this madness. अब इस पागलपन और बेतुकी जंग को खत्म करने का वक्त आ गया है। जंग खत्म करने के लिए आपको दोनों पक्षों से बात करनी होगी। To talk to both sides. इससे पहले ज़ेलेंस्की ने भी समझौता करने में दिलचस्पी दिखाई थी। We've had serious discussions with Russia.
हमने रूस से चर्चा की है और संकेत मिले हैं कि वो शांति के लिए तैयार है। Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर की धमकी भी दोहराई। If you don't make your product, अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स अमेरिका में नहीं बनाए तो आपको टैरिफ देना होगा और कुछ मामलों में तो ज्यादा टैरिफ देना होगा। large one. President Trump looks and sounds like he did. राष्ट्रपति ट्रंप अपने पहले कार्यकाल वाले अंदाज में ही दिख रहे हैं। व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से जो कुछ उन्होंने किया, भाषण में उसी पर जोर दिया। इस बार उन्हें पहले से ज्यादा अनुभव है। दरअसल वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं और ऐसा माहौल बना रहे हैं कि डेमोक्रेट्स को समझ ही नहीं आ रहा कि कैसी प्रतिक्रिया देनी है। Leaving Democrats unsure how to react. उनमें से कई बैनर लेकर आए थे। जब ट्रंप उन पर तंज कस रहे थे तो वो चुप थे। एक डेमोक्रेट को धक्का मुक्की के बाद बाहर निकाल दिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप यहां तब पहुंचे जब सर्वे बताते हैं कि उनके अब तक के कार्यकाल पर अमेरिकियों की राय बटी हुई है। वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए उनके पास अपने बड़े बड़े वादों को पूरा करने के लिए बस 4 साल हैं। The golden age. अमेरिका का सुनहरा दौर अभी शुरू ही हुआ है। बीबीसी संवाददाता नोमिया इकबाल की रिपोर्ट। और इस बीच रूस ने बीती रात यूक्रेन पर 180 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं। वहीं यूक्रेन की सांसद लेसिया वेसेलेंको का कहना है कि ज़ेलेंस्की की पहल सबके हित में है। निश्चित रूप से अमेरिका की तरफ से बातचीत के दरवाजे खुले रखना एक अच्छा संकेत है और ये भी अच्छा है कि हमारे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बिल्कुल सही कदम उठाते हुए वो सोशल मीडिया पोस्ट लिखा जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में एक औपचारिक पत्र कहा है। इस पोस्ट में उन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया है और बताया है कि यूक्रेन अभी भी बातचीत करने के लिए तैयार है और अभी भी अमेरिका के साथ दोस्ती बनाए रखने में दिलचस्पी रखता है। ये हमारे हित में है, अमेरिकी लोगों के हित में है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के हित में भी। और ट्रंप के लगाए टैरिफ से चीन के साथ अमेरिका की कारोबारी जंग की भी एक बार फिर से शुरुआत हो गई है। इसे लेकर चीन के प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री ली चियांग ने देश के नेताओं के साथ एक बैठक की और कहा कि इस बदले हालात में उनके देश की अर्थव्यवस्था को खतरा है, क्योंकि अभी जो बदलाव हो रहे हैं वैसे बदलाव पिछले 100 साल में नहीं हुए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश के अंदर ही मांग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और उन्होंने ये भी माना कि 2025 में 5% ग्रोथ का जो टारगेट रखा गया था उसे हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की जरूरत होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाहरी माहौल बहुत ही पेचीदा और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, जिसका ट्रेड और टैक्स सेक्टर पर गहरा असर पड़ सकता है। अपने हितों को बचाने की मुहिम गहरी होती जा रही है, जिससे दुनिया भर के आर्थिक चक्र पर असर हो रहा है। घरेलू स्तर पर आर्थिक स्थिति को बेहतर करना काफी नहीं है, क्योंकि मांग उतनी ज्यादा नहीं है। और इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिनिधि आए थे। वहां चीन के नेशनल पीपल्स कांग्रेस को एक तरह से रबर स्टैम्प पार्लियामेंट कहा जाता है। ये सिर्फ उन्हीं फैसलों पर मुहर लगाती है जो बंद दरवाजे के पीछे पहले ही लिए जा चुके होते हैं। मगर 1 हफ्ते तक चलने वाले इस सत्र पर सबकी नजर होती है, क्योंकि इसमें पता चलता है कि चीन अपनी किन नीतियों को बदल रहा है। ये साल बेहद अहम है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के आते ही कई सारे चीनी साजो सामान पर 20% टैरिफ लगा दिया गया है। इससे चीन और अमेरिका में ट्रेड वॉर का आगाज हो चुका है। और इस पर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी के चीन संवाददाता स्टीफन मैकडोनल्ड। If you look at the Chinese economy, the once mighty Chinese economy, it's got huge problems. अगर आप चीन की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो एक वक्त ये बहुत बड़ी थी, मगर इसमें कई समस्याएं भी हैं। प्रॉपर्टी को लेकर संकट है, युवा बेरोजगार हैं, स्थानीय सरकारें कर्ज में हैं, चीन के परिवारों में आत्मविश्वास की कमी है, वो बहुत ज्यादा बचत कर रहे हैं और खर्च कम। चीन की इकोनॉमी का एक चमकदार चेहरा भी है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल और डीप सीक या टिकटॉक जैसी टेक कंपनियां, लेकिन ये सब एक्सपोर्ट पर निर्भर है। ऊपर से ट्रंप प्रशासन ने चीनी साजो सामान पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए। चीन ने भी जवाबी कदम उठाए हैं। चीन अभी ट्रेड वॉर नहीं चाहता, क्योंकि इससे उसकी इकोनॉमी के अच्छे पहलू पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो अभी यही सबसे बड़ी चुनौती है। Parts of an economy which has really got some big challenges at the moment. बात मिडिल ईस्ट की। जंग से तबाह हुए गजा को फिर से रहने लायक बनाने के लिए अरब मुल्कों के नेताओं ने जो प्लान बनाया है, उसके लिए वो दुनिया के बाकी देशों की मदद चाहते हैं। उनका कहना है कि इस प्लान के तहत 20 लाख गजावासी वहीं रहेंगे, उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी।
शुक्रवार को सऊदी अरब में इस्लामिक देशों का एक बड़ा सम्मेलन होगा जिसमें मिस्र की अगुवाई में बने प्लान की समीक्षा की जाएगी। हमास ने इस योजना का स्वागत किया है। इस योजना के तहत गजा की कमान हमास के बजाय ऐसे एक्सपर्ट्स के अंतरिम कमेटी के पास जाएगी जिनका किसी पक्ष की ओर झुकाव नहीं होगा। फलस्तीनियों के अपने प्रशासन का गठन होने तक गजा की जिम्मेदारी इसी कमेटी के पास रहेगी। लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों ने ही इस प्लान को खारिज कर दिया है। इनका कहना है कि ये प्लान गजा के दुश्वारियों को दूर करने में नाकाम रहेगा। इनका ये भी कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्लान का समर्थन कर रहे हैं जिसके तहत गजा पर अमेरिका का कंट्रोल होगा और सारे फलस्तीनियों को वहां से कहीं और जाना होगा। और बीबीसी की मध्य पूर्व संवाददाता योलान नेल यरूशलेम से इस पर और जानकारी दे रही हैं। The cost of all this is put at something like $53 billion, and the Egyptians have said that they're planning to hold. इस प्लान के लिए $53 अरब की जरूरत होगी। मिस्र ने कहा है कि वो अगले महीने फंडिंग पर एक सम्मेलन बुलाएगा। ये जानकारी भी मिली है कि वो इस्लामिक देशों के संगठन से भी मदद मांगेंगे। उन्होंने दुनिया भर के देशों से मदद चाही है जो ट्रंप के प्लान से सहमत नहीं है, मगर अमेरिका इस प्लान के पक्ष में नहीं दिख रहा। उनका कहना है कि ये प्लान जमीनी हालात से निपटने में नाकाम रहेगा। ऐसा ही इसराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है। इसराइल गजा पर हमास के कंट्रोल के पहले भी खिलाफ था, मगर वो किसी फलस्तीनी प्रशासन के पक्ष में नहीं है। Israel has rejected the idea, of course, of Hamas remaining in control of Gaza, but also of the Palestinian Authority taking over there. एक तरफ गजा में शांति और स्थायी संघर्ष विराम की राह तलाशी जा रही है, वहीं जॉर्डन और इसराइल के बीच एक अलग समझौते के तहत गजा से 29 बच्चे इलाज के लिए जॉर्डन पहुंचे हैं। वो उन 2000 बच्चों में से हैं जिन्हें इलाज के लिए गजा से बाहर जाने की इजाजत दी गई है। बच्चों को उनके परिवार वालों के साथ जॉर्डन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचाया गया। वो किस हाल में है? बीबीसी संवाददाता फरगल कीन ने ये जानने के लिए उनसे मुलाकात की। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। निराशा के अंधेरे में कभी कभी उम्मीद की एक किरण नजर आ जाती है। गजा से जिन 2000 बीमार और घायल बच्चों को निकाला जाना है, उनमें से कुछ अमान पहुंच गए हैं। 8 साल की मुनातुल्लाह अकील की टांगों को उस हवाई हमले में नुकसान पहुंचा था जिसमें उनके पिता, माँ, भाई और बहन की मौत हो गई थी। यह सफर तो 2 घंटों का था, मगर इसने एक तरह से इनकी दुनिया बदल दी है। ये 11 साल के अब्दुल रहान अल नशास हैं। इसराइली बमबारी में घायल होने के बाद इनकी टांग काटनी पड़ी थी। मैं चाहती हूँ कि बेटे का इलाज हो और पहले की तरह चल सके। अगले 1 घंटे में 3 और हेलीकॉप्टर आने वाले हैं जिनमें घायल और कैंसर या दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चे होंगे। जितने भी बच्चे और उनके माता पिता यहाँ आए हैं, उन्हें गजा छोड़ने की इजाजत इजराइल ने दी थी। जॉर्डन ने ट्रंप प्रशासन की मदद से यह अभियान चलाया है। इस आधुनिक अस्पताल में मुनातुल्लाह जैसों का इलाज हो सकता है। यहाँ इनकी मदद कर रहे डॉक्टर का नाता गजा से ही है। इतनी बुरी तरह घायल बच्चों को देख दिल दुखी हो जाता है। धर्म या नस्ल कोई भी हो, आखिरकार हम सब इंसान ही तो हैं। इनके सफर की शुरुआत गजा में अपनों को विदा करने से हुई। गजा में सीज फायर के भविष्य पर सवाल बरकरार है, इसलिए डर है कि इन्हें लंबे वक्त तक दूर रहना पड़ सकता है। दिल की बीमारी से जूझ रही 6 महीने की नवीन अबू ढाका से उनकी बहन शादा कहती हैं, तुम हमें छोड़ रही हो इसलिए दुखी हो। उनकी माँ एनास अपने 4 बच्चों को परिवार के पास गजा में ही छोड़कर जा रही हैं। वो कहती हैं, मैं बच्चों को छोड़कर जाने से खुश नहीं हूँ, मैं अपनी रूह को यहीं छोड़े जा रही हूँ। सफर शुरू हुआ। न जाने फिर कब इन्हें गजा की झलक नसीब होगी। फिर ये जॉर्डन पहुंचे, जहां नवीन के इलाज का नया सफर शुरू होगा। बीबीसी संवाददाता फर्गल कीन की रिपोर्ट।
और बात डीआरसी की। पूर्वी डीआरसी में जारी लड़ाई के कारण 50,000 से ज्यादा लोग बुरुंडी भाग चुके हैं। बुरुंडी जाने के लिए ये लोग जान जोखिम में डालकर रुसीजी नदी पार करते हैं। उन्हें नाव भी नहीं मिलती तो उन्हें अजीबोगरीब तरीके अपनाने पड़ते हैं। पिछले 2 हफ्तों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ लोगों का दावा तो ये भी है कि अगर वो डीआरसी में रहते तो उन्हें जबरन M23 ज्वाइन करवाया जाता। हालांकि बीबीसी इस दावे की पुष्टि नहीं कर पाया, मगर M23 काफी ताकतवर है, इस वजह से उन्हें पड़ोसी देश बुरुंडी में इसका डर सता रहा है। देखिए डीआरसी बुरुंडी बॉर्डर से बीबीसी संवाददाता नोमसा मसेको की रिपोर्ट। डीआरसी से बुरुंडी जाने के लिए ये लोग अपने सामान के सहारे ही रुसीजी नदी को पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। जो सफर बड़ों के लिए ही मुश्किल भरा है, बच्चों के लिए तो वो और खतरनाक है। Those people inside the middle of the river have come from the Democratic Republic of ये लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से बुरुंडी आने के लिए नदी के बहाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोगों ने हमें बताया कि M23 विद्रोही लोगों को जबरन सेना में भर्ती कर रहे हैं, इसलिए वो अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। हमें बताया गया कि जो लोग उनके कब्जे में हैं, उन्हें जबरन मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गोमा ले जाया गया है। we are told have been taken to Goma for forced military training. मैं डीआरसी से सुरक्षित भागने में कामयाब रहा। मेन रोड के बजाय मैं जंगलों और झाड़ियों से होकर भागा। M23 फाइटर्स हर जगह हैं और हम पर उन्हें ज्वाइन करने का दबाव बना रहे हैं। बीबीसी इस दावे की पुष्टि नहीं कर पाया है। बुरुंडी की सेना ने बीटा के सामान की जांच की और फिर वो 12 किलोमीटर दूर मौजूद रिफ्यूजी कैंप चले गए। वो काफी खुशकिस्मत हैं क्योंकि बीते 2 हफ्तों में कम से कम 20 लोग नदी में बह चुके हैं। नदी में आपको दिल पर हाथ रखकर कहना होता है कि मरूं या जिंदा रहूं, जो होना है हो। ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं नदी पार कर पाया। दिक्कत होने पर मैं दूसरों से मदद मांगता। बुरुंडी के सैनिकों ने हमें वहां से जाने को कहा। उन्होंने M23 विद्रोहियों को नदी की ओर मार्च करते हुए देखा था। बुरुंडी में सुरक्षा का मतलब है इन अस्थायी कैंपों में रहना। यहाँ एक टेंट में 25 लोग तक रहते हैं और इन्हें दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना ही नसीब हो पाता है। 87 साल की मगेगा मवारी देख नहीं सकती। इनके चेहरे की लकीरें बताती हैं कि डीआरसी में अस्थिरता के कारण 1960 के दशक से उन्होंने क्या क्या झेला है। आंखों की रोशनी खोने से पहले जब मैं जवान थी तब कई बार बुरुंडी गई थी और कई बार डूबते डूबते बची हूँ। हाल में M23 विद्रोहियों के मजबूत होने के बाद मगेगा ये जरूर सोच रही होंगी कि वो कभी अपने देश वापस जा भी पाएंगी या नहीं, और फिर ये भी नहीं पता कि ये जगह कब तक सुरक्षित रहेगी। बीबीसी संवाददाता नोमसा मसेको की रिपोर्ट। और ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आज कार्निवल का आखिरी दिन है और सांबा स्कूल के परफॉर्मेंस ने वहां समा बांध दिया। सांबा पर बनी फिल्म ने इस बार ऑस्कर भी जीता। और कार्यक्रम पर आप मुझे फीडबैक